प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं नीरज शर्मा आपके अपने रोजगार डिफेंस परिवार पर सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? आरडब्ल्यू डिफेंस परिवार पर सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जितेंद्र, सौरभ, आनंद, पूजा, एमडी, तौफिक, जितेंद्र, अक्षय, राहुल यादव, विवेक शर्मा, कैसे हैं सभी लोग? अभिषेक, सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको अभ्यास प्रश्न कराऊंगा और देखो आपको बहुत अच्छे से आंसर देना है, बहुत सोच समझ कर, है ना। कोई भी ये मत सोचना कि आंसर जल्दी देना है, ये सोचना कि भले ही 10 सेकंड ज्यादा लग जाए लेकिन आंसर सटीक ही देंगे। ठीक है भाई? पवन यादव नमस्ते, मेरे प्यारे बहन भाई सभी को प्रणाम। अनमोल, प्रदीप, आकिब, सिंपल बॉय, ठीक है, शैलेश, चलो मेरे बच्चे, करण, रजत, रुखसार, आइए बच्चों, मनीष, अजय, एसटी त्रिपाठी। तो पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे आपके सामने ये आता हुआ। सब लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे और मेरे प्यारे साथी एकदम बढ़िया आंसर देंगे। चलो, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सभी को। ये कह रहा है भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तो मेरे बेटे आपको बताना है भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है। तो मेरे बच्चों, आप जानते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण और क्या होती है बेटा? ध्वनि होती है। इन दोनों को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना? वेरी गुड। तो आंसर आपका ए वाला बिल्कुल लॉक होता है, ए वाला। ठीक है मेरे बच्चे। और बेटा आपसे पूछा जाए, एक प्रकार और पूछ लेता है कि वर्ण जो होती है बेटा, ये लिखित इकाई होती है मेरे प्यारे बच्चों। कैसी इकाई है ये लिखित है और ये केवल मुख से बोले जाने वाली मौखिक इकाई होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ये लिखित इकाई, ये मौखिक इकाई, दोनों आंसर याद रखोगे ना मेरे बच्चे? मोनू ध्यान रखेगा बेटा। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है? ए आंसर आपका राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2। देखो, हर क्वेश्चन पर मैं आपको 10 सेकंड दूंगा, 10 से 11, 15 सेकंड लगभग, जिसमें आपको मुझे एकदम बढ़िया आंसर देना है। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं बेटा, बिल्कुल कहते हैं। अनमोल एक बात बताओ मेरे बेटा अमोल, ये मैंने लिख दिया कै। अब इस कै में मैंने हलंत लगा करके इसमें से ए स्वर निकाल दिया, ठीक है? और बेटा इसके योग से जो स्वर और व्यंजन के योग से जो एक कै ध्वनि बनी बेटा, ये क्या है? ये एक अक्षर ही तो है मेरे प्यारे बच्ची, है ना? ये अक्षर ही तो है, समझ गए? अक्षर का मतलब होता है जिसे मिटाया ना जा सके, जिसका क्षर ना हो सके। लिख गया तो लिख गया। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? शब्द को, वर्ण को, अर्थ को, मात्रा को। बोलो मेरे बच्चे। अक्षय पाल, सर जी कमेंट तो पढ़ लो। बेटा कमेंट पढ़ूंगा तो फिर क्वेश्चन कौन पढ़ेगा, ये बताओ? हमें कमेंट पढ़ने नहीं जाना, हमें क्वेश्चन पढ़ के जाना है, हमें सारी चीजों को समझना है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई जो होती है वो मेरे बेटे शब्द होती है। जैसे मैंने लिख दिया मेरे बच्चों आलोक, आलोक। तो आलोक माने क्या होता है बेटा? उजाला, ठीक है? तो ये क्या है? एक शब्द है। शब्द वो होता है जिसका अपना कोई सार्थक अर्थ हो, ठीक है? और मैंने इस शब्द को किसी वाक्य में लिख दिया, जैसे आलोक, आलोक मेहनती, मेहनती है, आलोक मेहनती है। तो यहां तो आलोक एक शब्द था और जब मैंने आलोक को एक वाक्य में लिख दिया तो बेटा यहां पर ये आलोक क्या बन गया? यहां पर ये आलोक एक पद बन गया, ठीक है? तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखेंगे, शब्द अकेला होता है, सार्थक होता है, लेकिन जो पद होता है वो किसी वाक्य में प्रयोग होने के बाद होता है ना बेटा? तो आपको याद रखना है भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? सार्थक बोले तो जिसका अपना कोई अर्थ हो, जिसका अर्थ होता है। ठीक है? तो आंसर नंबर मेरे प्यारे बच्चों ए वाला लॉक कर देंगे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया बेटा, ये तो क्वेश्चन वही रिपीट हो गया। इस क्वेश्चन को हटाओ, आगे चलो। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को कहते हैं। हाँ बेटा राज,
यदि ये बैच पूरा होने से, कंप्लीट होने से बीएसएफ ट्रेड्समैन नहीं होगा तो फिर क्या फायदा पढ़ने का और क्या फायदा पढ़ाने का। ऐसी ये बेबुनियाद बात आप बोल रहे हैं जिस बात का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, तो मेरे बच्चे पहले मन में विश्वास रखते हुए पहले पढ़ाई करो, फिर उसके बाद आगे कुछ सोचना होता है। जिनके इरादों में जान होती है बेटा वो पीछे मुड़कर नहीं देखा करते। ओके मेरे बच्चे, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो लिपि क्या है? जिससे हम किसी वर्ण को या अक्षर को रूप देते हैं, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों उसे हम वर्णमाला कहते हैं। मेरे बच्चे क्या बोलते हैं बेटा? उसे हम वर्णमाला कहते हैं। और एक नॉर्मल सी, एक सीधी सी परिभाषा होती है, वर्णों के सार्थक क्रम को या व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, ओके। लेकिन इसने हमसे क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल रूप में पूछ लिया, है ना। आया हुआ क्वेश्चन है कि बेटा इसने कहा है लिपि चिन्हों। लिपि चिन्ह कौन से होते हैं? जैसे हमारी हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है और उससे बनने वाली जितनी भी ध्वनियां हैं वो बेटा सब क्या है, क्रम में लिख दी जाए तो वो वर्णमाला बन जाती है, समूह। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों डी आंसर लॉक कर देना। अक्षर या वर्ण समूह मत कह देना। इनमें से री क्या है? इनमें से री क्या है बच्चों, एक बार बताएंगे? बताओ बच्चा, इनमें से री क्या है? बेटा अनुज, सबका कमेंट मुझे दिख रहा है। अनुज ठीक है, आपको कमेंट दिखाने के लिए क्लास में नहीं आए हैं, आप पढ़ने के लिए आए हैं। पढ़ने पर ध्यान दो भाई। इनमें से री क्या है बच्चों, एक बार सब लोग बताएंगे। व्यंजन है या बेटा संयुक्त व्यंजन है या दोनों है या स्वर है? बोलो भैया, री क्या है? और री जो होता है ये बेटा संस्कृत भाषा का स्वर है। संस्कृत भाषा का स्वर जिसकी उच्चारण ध्वनि रे प्लस ई होती है, जिसे हम री बोलते हैं, है ना। याद रखना। तो बच्चे आंसर आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या है? आंसर नंबर डी। ठीक है, मैंने पढ़ाया था स्वरों की संख्या कितनी है बेटा? 11 है। ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रे ऋषि, ए से एड़ी, आई से ऐनक, ओ से ओखली और औ से औरत। ठीक है, ये हमारे स्वर हैं 11, जिनमें से लघु स्वर जो छोटे स्वर होते हैं वो बेटा हमारे ये 4 हैं। कितने हैं लघु स्वर? 4। और दीर्घ स्वर कितने हैं बेटा? आपको पता है 7। ओके, तो ये बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, है ना। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों डी आंसर लॉक करिए और आगे बढ़ जाइए। स्वरों की संख्या कितनी है एक बार सब लोग बताएंगे। संयुक्त व्यंजन बेटा, संयुक्त व्यंजन गुरदीप जी, संयुक्त व्यंजन होते हैं वे हमारे 6 त्रय गैज्ञानी शेषरेमिक। और स्वरों में आप व्यंजन को शामिल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि अभी आपने क्लास करी नहीं है। स्वरों की संख्या कितनी होती है मेरे बच्चों? 11 होती है। जो कौन कौन से हैं मैंने अभी पीछे बताए हैं, ये वाले। औरत। ठीक है, हमारे लघु स्वर जो होते हैं वो हमारे ये 4 होते हैं। और बेटा दीर्घ स्वर ये तो हमारे कैसे हैं? लघु स्वर। ठीक है, ये बेटा हमारे जो 7 स्वर हैं ये दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर। और इनमें से भी मूल दीर्घ स्वर पूछा जाए, मूल दीर्घ स्वर कौन से हैं? मूल दीर्घ स्वर तो आपको याद रखना है, उनकी संख्या आपको अच्छे से पता होगी, 3 है। कौन कौन से होते हैं? आ होता है, बड़ी ई होता है और बड़ा ऊ होता है, ये वाले जो मैंने ब्लैक कलर से करे हैं। ठीक है, और फिर बचा बच्चों आपका आगे वाली बात पूछी जाए कि संयुक्त स्वर कौन से होते हैं, तो बेटा आपके संयुक्त स्वर ये वाले होते हैं। ठीक है, इनको हम विजातीय स्वर भी कहते हैं, अलग अलग जाति से मिलकर बनते हैं, विजातीय
स्वर। और बेटे ये वाले जो हमारे दीर्घ स्वर हैं 3, ठीक है, कौन कौन से? आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ये मेरे बच्चों सजातीय स्वर होते हैं। कौन से होते हैं ये? सजातीय स्वर। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तेहरा मत लगा देना बेटा, तेहरा जो कहता है वो अंगा और अहा को मानता है, लेकिन मेरे बच्चों ये दोनों अयोग वहां है ना। स्वरों की संख्या केवल हमारी 11 है, तो 11 ही ध्यान रखेंगे, ठीक है। आप अर्धसैनिक बल पढ़ रहे हैं, ना कि किसी राज्य स्टेट की पुलिस पढ़ रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ए में कोई मात्रा नहीं होता अभिषेक सिंह, बिल्कुल बेटा मैंने पढ़ाया था, नहीं होता तो नहीं होता। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? सब लोग बताएंगे एक बार अच्छे से, बताओ मेरे बच्चों, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मेरे बच्चों मात्रा के आधार पर हम स्वरों को 3 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 मेरे प्यारे बच्चे हर्ष स्वर, नंबर 2 मेरे प्यारे बच्चों दीर्घ स्वर, और नंबर 3 होता है मेरे प्यारे बच्चों हमारा प्लुत स्वर। हर्ष स्वर में 1 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय लगता है, प्लुत स्वर में 3 मात्रा का समय लगता है। लेकिन अब एक बात आती है हमारी यहां पर, क्या आती है कि बेटा प्लुत स्वरों का प्रयोग जो होता था वो वैदिक काल में हुआ करता था, वैदिक संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में प्रयोग किया जाता था। अब वर्तमान में इसका प्रयोग बेटा समाप्त हो गया है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन हमें जब भी 3 ही लगाना है, क्योंकि मात्रा के आधार पर हमें देखना है, ठीक है ना। तो इसने पूछा है मात्रा के आधार पर। यदि ये नॉर्मल पूछता कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप 2 प्रकार के लगाते। यदि ये क्वेश्चन इस प्रकार पूछ लेता, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, होते हैं, तो आपका आंसर 2 प्रकार होता। नंबर 1 लघु स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर। क्योंकि मेरे बच्चों मात्रा के आधार पर 3 प्रकारों में हम बोध करते हैं, ना कि हम नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाए स्वर कितने प्रकार के हैं, तो 2 है लघु और दीर्घ, ठीक है। हाँ, तो मेरे बच्चों लेकिन इसने पूछा है मात्रा के आधार पर, तो हमें 3 बताने हैं, यह भी बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर आता है हिंदी भाषा में हर्ष स्वरों की संख्या कितनी है? अभिषेक सिंह समझ में आने की यहां कोई जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, यहां पर तो आंसर तुम्हें स्वयं देना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बेटा आंसर तब नहीं बनता जब हम नहीं पढ़ते हैं, है ना। तो तुमने पूरी वर्णमाला पढ़ी है, तो तुम्हें क्वेश्चन नंबर 6 में क्या समझ नहीं आया, इसका मतलब है कि तुमने टाइम पास किया था, ठीक है। इसमें क्या समझने की जरूरत थी? स्वरों की संख्या कितनी होती है, क्या पूछा है इसमें? इसमें क्या नहीं समझ में आने, इसमें समझ में आने के लिए था क्या? क्वेश्चन की संख्या पूछी है, संख्या 11 होती है बस, बाकी मैंने 11 के 11 स्वरों को डिफाइन करा है और कुछ भी नहीं किया। हिंदी भाषा में हर्ष स्वरों की संख्या कितनी है मेरे दोस्त? तो आपको पता है हमारे हिंदी भाषा में 4 है हर्ष स्वर, जिन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है, जिन्हें मेरे प्यारे बच्चे मूल स्वर भी कहा जाता है। ए, छोटी ई, छोटा ऊ और रे ऋषि। तो बेटा ये बताओ, ये बात आपको ध्यान नहीं रखनी चाहिए, इतना भी भोला नहीं बनना, है ना। इंग्लिश बैच हिंदी वाले लड़के भी करेंगे, नहीं करना शिवम, ये मैंने बात पहले भी कही थी, कोई भी एक कहा तो हिंदी पढ़ लो या इंग्लिश पढ़ लो, ठीक है, या तो हिंदी पढ़ लो या इंग्लिश पढ़ लो। तो आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों बी वाला लॉक। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9, चलो भैया क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगला वाला क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे देंगे एक बार। बोलो भैया।
अमन कुमार राम, बेटा पहली क्लास में मैंने सिलेबस दिखाया है, वहां जाकर देखिएगा। निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त स्वर माना गया है? एक बार सभी मेरे प्यारे बच्चे बताएंगे। बोलो बच्चों। संयुक्त स्वर, तो आपको पता है संयुक्त स्वर हमारे कौन से होते हैं? वो 4 होते हैं, है ना। अब आपने अच्छे से ध्यान लगाकर नहीं पढ़ा तो बेटा फिर आप आंसर नहीं दे पाओगे, मेरे बच्चों। तो आई जो होता है डी वाला आंसर, ये हमारा संयुक्त स्वर है। ठीक है, ये हमारे 4 मूल दीर्घ स्वर हैं, मूल दीर्घ स्वर, और इन्हें हम सजातीय स्वर के नाम से भी जानते हैं। तो ये बात तुम्हें अच्छे से पढ़नी होगी। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, अर्धविवरत स्वर बताइए बेटा, अर्धविवरत स्वर बताइए मेरे बच्चे। सब प्यारे साथी एक बार मुझे अर्धविवरत स्वर के बारे में बताएंगे, क्योंकि मैंने आपको सुई बताया था, ना। बोलो बेटा, मैंने आपको सुई लगाने के ऊपर डॉक्टर के अनुसार आंसर, ये एग्जाम्पल दिया था दिया था ना बच्चों। बेटा धर्मेश यादव, कमेंट मत दिखाइए मुझे, क्लास पर ध्यान दीजिए। अजय मोहर, हाँ बेटा रिकॉर्डेड क्लास है। सन 1942 में मैंने, जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, तब मैंने इसको रिकॉर्ड किया था। ठीक है, आप लेट हो गए इस क्लास को देखने में, जो आज 2025 में से देख रहे हो। बोलो मेरे बेटे। ठीक है, तो मेरे बच्चों मैंने बताया था, देखो विवरत, अर्धविवरत, संविरत, अर्धसंविरत। ठीक है, तो बेटा ये मैंने आपको समझाया था, है ना। विवरत स्वर होता है जिसमें हमारा पूरा मुंह खुल जाता है, है ना। और जब डॉक्टर तुम्हें सुई लगाने से पहले आता है तो आपके मुख से एक संविरत ध्वनि निकलती है। क्या निकलती है? आप डरते हैं देख करके। तो मेरे बच्चों मैंने बताया था, ऊ ई, अब तो सुई लगेगी, है ना, मैंने बताया था ना। और जब सुई लग जाती है ना, तो आपके मुख से आवाज निकलने से पहले, निकलने से पहले अंदर से एक आवाज आती है, ओए रुक जा भाई, मुझे पानी पीने दे, ओए भाई रुक जा, अभी मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है सुई लगवाने में, मेरा दिल कांप रहा है। ठीक है, फिर बच्चों आपके मुख से जब सुई लग जाती है तो आपके मुख से आवाज आती है, बहुत दर्द हो रहा है, है ना बच्चों। और बेटा बाकी बचे हुए ए, आई, ओ, है ना, ओ सॉरी, आप कहकर के अपने मन को शांत करते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, तो प्यारे साथी आपसे पूछा है क्या? अर्धविवरत स्वर, तो अर्धविवरत स्वर आप इनमें से बता दीजिए, है ना। अर्धविवरत स्वर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अर्धसंवृत पूछता तो ए हो जाता। ठीक है गौतम बेटा, इसको समझना नहीं है, ये तो सिर्फ एक अभ्यास क्लास का आंसर मैं तुमसे लेना चाहता हूं, मुझसे मत पूछिए इसमें आंसर। इसका तो मतलब ये है इस क्लास का कि जो मैंने आपको कुछ पढ़ाया उसके बारे में आपने मुझे कितना समझाया उल्टा। ठीक है, तो बेटा इसका आंसर तो तुम लोगों को देना चाहिए, मेरे से क्यों समझने की कोशिश करते हो आप खुद मुझे समझाया करो ऐसी क्लास में, तो भैया हमने ये भी पढ़ा, खुद बताया करो उसके आंसर। तो ये तो मैं आपसे आंसर लेने के लिए क्लास लगाता हूं, इसका आंसर देने के लिए नहीं। समझ गए आप? चलो क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िएगा और आंसर कीजिएगा। बोलो मेरे बच्चों, इस क्लास का मतलब सिर्फ ये है कि जो मैंने आपको पढ़ाया आप कितना जान गए, मुझे आंसर आप लोगों को देना चाहिए, मैं तो सिर्फ उसे टिक करने के लिए खड़ा हूं यहां पर। ठीक है बेटा, निम्नलिखित में से कौन से मूर्धन्य व्यंजन है? तो मैंने एक बात आपको पढ़ाई थी, यदि आपने याद रखी होगी, KTMDO पढ़ाया था ना। मैंने कहा था बेटा के से कंठ वाले वर्ण बोले जाते हैं जो के वर्ग के हैं,
टी से बेटा तालु व्यंजन आते हैं जो च वर्ग के हैं। एम से मेरे प्यारे बच्चों मूर्धा होता है ना, जिसे आप मूर्धन्य भी कहते हैं, जो मेरे प्यारे बच्चों टे वर्ग होता है। डी से प्यारे बच्चों दंत होता है, जो बेटा ते वर्ग होता है। और ओ से मेरे बच्चों ओष्ठ होता है, ओष्ठ, जिससे हम पे वर्ग का बोध करते हैं। तो इतनी सी बात आपसे बत पूछी है, आप बता दीजिए। इसने पूछा है कौन से मूर्धन्य व्यंजन है, तो भैया बता दो आप मुझे एक बार, बोलो बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चों मूर्धा वाला हमारा तीसरा नंबर है, के टी एम, मूर्धन्य, है ना। अब टे, ठे, डे, ढे और अणे, ये हमारे 5 वर्ण होते हैं। तो मेरे प्यारे साथी आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी ही एक ऐसा है जिसमें मूर्धन्य व्यंजन है। बाकी जिसका आपको आंसर चाहिए आप लगा सकते हैं, आपके सामने मैंने सारा खोल दिया। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, पेपर में ध्यान रखना, रिवीजन करोगे तभी मजा आएगा। ये रे लेवे किस वर्ग के व्यंजन हैं, बताओ बच्चों। बोलो बेटा। बोलो बच्चों। अग्नि बैच में हिंदी पढ़ी थी, अच्छा चलो बहुत अच्छी बात है। तो येरे लेवे बताओ भाई। अब आपको पता है येरे लेवे जो है मेरे बच्चों, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं, है ना, अंतस्थ होते हैं। इनमें से 2 वर्ण ऐसे होते हैं जो बेटा अर्धस्वर होते हैं। कौन से होते हैं वो, ये और वे होते हैं। इन्हें प्यारे बच्चों संघर्षहीन भी बोला जाता है, संघर्षहीन व्यंजन भी बोला जाता है, संघर्षहीन व्यंजन। ठीक है, याद रखोगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये बात ध्यान रहेगी आपको बेटा। इनकी संख्या हो गई 4। अब मुझे ये बताइए अघोष होते हैं या सघोष होते हैं, क्योंकि कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि बेटा शे दिख रहा है आपको, कि हाँ भैया दिख रहा है, तो आप से को सघोष बोलोगे, तो आपने कहा नहीं बोलेंगे, हम तो उल्टा बोलेंगे। लेकिन बेटा इनको, आप इनको भी उल्टा याद रखो। ये लेवे को आप सघोष बोलो, अघोष मत बोलो, उनको अघोष बोलो, ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, तो इन्हें आप क्या बोलेंगे, इन्हें आप सघोष याद रखना मेरे बच्चे। सघोष, और सघोष के साथ महाप्राण मत कहना, कहते हैं सघोष ध्वनियां तो थोड़ी सी हवा में निकल जाती हैं, इनको प्यारे बच्चे आप लोग अल्प प्राण याद रखना। ठीक है, लेकिन बेटा यदि आपसे से, शे और है पूछा जाए कि ये बताओ ये कौन से हैं, तो से को सघोष मत कहना, इनको आप उल्टा याद रखना कि जी इन्हें तो हम अघोष बोलेंगे, और ये अल्प प्राण है तो इनको हम महाप्राण बोलेंगे। तो इन दोनों में आप लोग थोड़ा सा विलोम ध्यान रखना। ठीक है, इन दोनों में थोड़ा सा आप विलोम का प्रयोग कर लेना, ये आपको परेशान नहीं करेंगे। लेकिन एक बात फिर मैंने आपको बताई थी है के ऊपर, कि बेटा है को सघोष बोल देना आप लोग। है को सघोष और महाप्राण कहा जाता है, ये बात मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना। ठीक है को थोड़ा सा अलग याद रखना विकेशव। ठीक है बच्चा, हाँ चले आगे। बेटा विशाल जो रे वर्ण है ये वर्तस्य होते हैं, रे जो ध्वनि होती है। चलिए, तुम्हें एक क्वेश्चन कहीं से याद हो गया और तुमने वो क्वेश्चन मुझे 10 बार बोलना शुरू कर दिया है ना, कोई बात नहीं। चलो, विसर्ग का उच्चारण स्थान है, बोलो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से। बोलो बच्चों, वर्तस्य ध्वनि कौन सी होती है बेटा, बताएंगे आप लोग, जहां आप विसर्ग लगा रहे हैं। सॉरी, वर्तस्य, अरे वर्तस्य विशाल वाला क्वेश्चन रह गया। वर्तस्य ध्वनि तो बेटा वो रे जो ध्वनि है ना, हाँ। विसर्ग को बताइए, विसर्ग कहां से बोला जाता है।
बोलो मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। तो मेरे बच्चों विसर्ग जो है ना बेटा, ये हमारा विसर्ग जो होते हैं, इनकी जो आवाज होती है वो क्या निकलती है निकलती है। और है कहां से बोला जाता है? कंठ से। तो मेरे बच्चों ये भी ध्वनि कहां से बोली गई? मेरे प्यारे बच्चे ये ध्वनि कंठीय हुई ना, है ना। तो आंसर ए लगाओगे ना, ए लगाओगे ना बेटा, आंसर ए लगाओगे ना। इसने पूछा है उच्चारण स्थान, ठीक है। अनुनासिक जो ध्वनि, कुछ बच्चे अनुनासिक लगा रहे हैं बेटा, ये वाली होती है चंद्र बिंदु। अनुनासिक चंद्र बिंदु होता है जिसकी आवाज नाक प्लस मुंह मुख दोनों से आए, दोनों से आती है। अभी इसका मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़े नहीं हैं, अभी अज्ञानी हो रहे हैं, उन्होंने इसका मतलब ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों ए ध्वनिया लॉक करना, ए वाली। अच्छा, एमडी तबरेक कह रहे हैं सर जी मैं तो अच्छा आंसर देता हूं, मेरा नाम तो लीजिए। अच्छा भाई चलो अब की बार देखते हैं। कंठोष्ठ्य दीर्घ स्वर वर्ण का उच्चारण कौन सा है? विशाल पाल सही है बिल्कुल बेटा। तुम्हारा जो क्वेश्चन है ना वो रे, ये 4 वर्ण होते वर्तस्य, 4 वर्ण होते वर्तस्य, 4 वर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो रे होता है, न होता है ना, एक बेटा शय होता है और लय होता है। ये 4 वर्ण हमारे वर्तस्य होते हैं विशाल, ठीक है। चलो आंसर दीजिए। बोलो बच्चों। कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ की सहायता से बोले जाने वाले स्वर। कंठ और ओष्ठ की सहायता से बोले जाने वाले स्वर, ये तो पता ही लग गया बेटा सभी को। चलो कंठ और ओष्ठ से, तो मेरे बच्चों जहां कंठ प्लस ओष्ठ से बोले जाते हैं, तो कंठ से बेटा कौन सा? ए और आ बोला जाता है ना। और इसने हमसे स्वर वर्ण की ही बात की है, तो बेटा ये तो ये हो गए। ओष्ठ से बोले जाते हैं कौन से? ऊ और ऊ, इन दोनों के मेल से कोई आवाज बनती है। तो मेरे बच्चों यदि हम इसका मेल इससे कर दूं ना, तो मेरे प्यारे बच्चों ओ की आवाज निकल जाती है। तो ओ जो होता है आपका कंठोष्ठ होता है। अब सपोज करो आप ए का मेल किससे कर दें? ए का मेल आप ओ से कर दें, तो बेटा औ की आवाज जन्म ले लेती है औ की। तो यहां पर आंसर हमारा औ बन जाएगा। कंठ ओष्ठ बी वर्ण, तो ये भी कंठोष्ठ है और ये भी कंठोष्ठ है, दोनों की ध्वनि कंठोष्ठ होती है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। कंठ तालव्य की बात की जाए, कंठ प्लस तालव्य की बात की जाए जब, तो बेटा ये भी आपको ध्यान रखना है। कंठ से तो ए और आ बोले जाते हैं, ठीक है। ये स्वर अपने आप में मेल करके ही आवाज बनाते हैं। ये छोटी बड़ी बोली जाती है तालव्य से। तो मेरे बच्चे जब ए का मेल छोटी ई से होता है ना, तो ए बनता है जो कंठ तालव्य से है। फिर ए का मेल ए से कर देते हैं, तो बेटा इससे बड़ी वाली आवाज आ जाती है आई वाली। तो ये दोनों होते हैं कंठ तालव्य, ये दोनों होते हैं कंठोष्ठ, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से लॉक करनी है, ठीक है मेरे बच्चों। तो ये चीज ध्यान रखेंगे आप लोग, है ना। दोनों को ध्यान रखने, कंठोष्ठ होते हैं दोनों, ये कंठ प्लस तालव्य होते हैं ये वाले दोनों। संयुक्त व्यंजन वर्ण जो होते हैं, सॉरी संयुक्त स्वर वर्ण, व्यंजन मत कह देना। लीजिए कंठ तालव्य से ही क्वेश्चन आ गया। कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? एक बार अब तो मुझे बता दो, अब तो मैंने आपको पीछे बताकर आया हूं इस चीज को। अंकित सिंह राजवत बेटा बताइए। उज्जवल देखो अच्छे से आंसर करोगे तभी मजा आएगा। दीपक लोधी बताओ बेटा। अभिषेक सिंह, अभिषेक कुमार, सब लोग बताइए। चिराग कुमार बताओ। कंठ तालव्य अभी बताया था ये तो मैंने आपको, अनिल यादव, ठीक है ना। आपका बेटा आपका कमेंट, कमेंट तो सबका शो होता है लेकिन कमेंट शो जब आता है मजा कमेंट में, आप सही आंसर भी करें। तो मेरे बच्चों आपको पता है ऊ जो है ये तो ओष्ठीय हो गया, ओष्ठीय है। ये बेटा कंठ ओष्ठ्य हो गया, कंठोष्ठ है, ठीक है।
और ये बेटा हमारा मूर्धा हो गया, है ना। लेकिन जो हमारा कंठ तालव्य है वो आंसर डी वाला है। कौन सा है बच्चों? डी वाला आंसर। ठीक है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आता है मेरे बच्चे, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? एक बार सभी मेरे प्यारे बच्चे बताइए, सभी लोग बोलो बच्चों। ऐसे मान लीजिए आपकी जीवा है, ये है ना, ये जीवा है, इसको हमने 3 भागों में बांट दिया, 3 भागों में बांट दिया, 1 2 और 3। चलो साइड से भी लिख देता हूं बेटा मैं, देख लो, वहां से भी लिख दूंगा और यहां से भी लिख दूंगा, है ना। तो मेरे बच्चों ये तो हो गया आपका अग्रभाग, अग्र, ये हो गया मध्य भाग और ये हो गया पश्चिम भाग। इसने हमसे पूछा क्या है, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो आंसर आपको बी वाला लगाने में क्या दिक्कत है। और बेटा कभी कभी क्वेश्चन मध्य स्वर के ऊपर बहुत पूछ लिया जाता है। मध्य स्वर, मध्य स्वर बताइए कौन सा है। मध्य स्वर को लेकर बहुत क्वेश्चन पूछता है, बोलो। मध्य स्वर को लेकर के बहुत क्वेश्चन पूछता है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मध्य स्वर से आया है, बोलो भैया। तो बेटा एकमात्र स्वर है आपका ए। कौन सा स्वर है? ए। ए जो होता है ना वो आपका मध्य स्वर है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चे, अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है? अनुनासिक, बोलो बेटा। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है? तो आपको पता है बच्चों, ये जो हमारे एक तो अनुस्वार लगाते हैं, एक हम चंद्र बिंदु लगाते हैं, इसकी आवाज तो बेटा केवल नाक से आती है, इसकी आवाज तो केवल नाक से आती है ना। लेकिन अनुनासिक नहीं होता है, नासिक्य होता है। ये वाला मेरे बच्चों नासिक्य होता है, ये भी ध्यान रखना, नासिक्य। और ये जो होता है ये अनुनासिक होता है बेटा। क्या होता है ये? अनुनासिक, जिसकी आवाज नाक प्लस मुंह दोनों के योग से आती है। ठीक है ना। तो मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर ए वाला लगाने में दिक्कत ही क्या होगी? कुछ भी नहीं होने वाली यार, लगा दीजिए क्वेश्चन। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं, वे स्वर या वे वर्ण जिनकी ध्वनि केवल मुख से आती है, ना नाक से बोले ना बेटा मुंह से बोले ना दोनों से बोले, केवल मुख से बोलते हैं, वो आवाज क्या होती है? बोलो बच्चों। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया नहीं था, लेकिन यहां पर मैं बताऊंगा, क्योंकि मैंने इसीलिए इस क्वेश्चन को डाला था कि ताकि बच्चे को मैं बता पाऊं। ठीक है, हाँ। अभिषेक यादव बेटा जिस दिन नौकरी लेकर आओगे ना तब नाम लेने में मजा आएगा मेरा, तो मुझे तुम्हारा अभी नहीं आ रहा। मेरे बच्चों वे ध्वनियां निर्नुनासिक होती हैं, याद रखना। जो ध्वनियां मुख से केवल उच्चारित होती हैं, बोली जाती हैं, वो बेटा निर्नुनासिक ध्वनि होती हैं। संवृत स्वर नहीं बढ़ा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। गलत आंसर देने में कूद रहे हो। बी का क्या मतलब है? मैं मुखद्वार खुलने के आधार पर पूछ रहा हूं आपसे, संवृत अर्धविरत विवृत। मैंने तो केवल मुख के से निकलने वाली ध्वनि पूछी है, ध्यान रखना इस बात को। कल इस क्वेश्चन को शायद एक बच्चे ने पूछा भी था, है ना। कल इस क्वेश्चन को लेकर के एक बच्चे ने पूछा भी था। त्रिवेणी शब्द में त्रय, त्रय वर्षों के योग से बना है, वर्णों के योग। बताइए किन वर्णों के योग से बना है बेटा? बताइए बच्चों। त्रय और संयुक्त व्यंजन मैंने आपको पढ़ाया था कल, यदि आपने याद रखा होगा तो बेटा फिर आकिब साकिब फिर गलत नहीं हो सकता। और यदि आपने याद ही नहीं रखा होगा, केवल ये सोचा होगा अरे यार भैया क्या पढ़ा रहे हो यार, टाइम कट जाए, चलो कोई नहीं, कल पढ़ लेंगे, कल बाद में पढ़ लेंगे, फिर नहीं याद रहने वाली कोई चीज, फिर तो भूल जाते हैं बेटा। बिहार पुलिस में 59 ठीक किए थे। अच्छा वेरी गुड। बिहार पुलिस में बेटा इस बार मैंने हिंदी नहीं पढ़ाई थी, है ना। पिछली बार लेकिन मैंने हिंदी पढ़ाई थी बिहार पुलिस के बच्चों को।
तो मेरे बच्चों ये तय रे से बनता है त्रय। ये हमारे संयुक्त व्यंजन जो होते हैं, संयुक्त व्यंजन मेरे बच्चों कितने हैं? 4। कितने हैं प्यारे बच्चों? 4 हैं। 6 क्षत्रिय होता है, त्रय त्रिशूल, गे ज्ञानी और शय श्रमिक। ये है 4 वर्ण, है ना, जिसमें के और से के योग से बनता है 6, ते और रे के योग से बनता है त्रय, जे और अय्या के योग से बनता है ज्ञा, ठीक है, और बेटा शे प्लस रे के योग से बनता है श्रेय। ये हमारे 4 संयुक्त व्यंजन हैं। घोष या सहघोष दोनों की बात एक ही होती है, कभी आप अलग समझो, है ना, ध्यान रखना इस बात को। तो मेरे बच्चों आपको दिए हैं ये वर्ण। अब तुम्हें पता है बेटा तालव्य वाली बात, के टी, तो टी तो दूसरा है जो चे वर्ग होता है, चे, छे, जे, झे और मेरे प्यारे बच्चों अय्या। ये हमारे 5 वर्ण हैं। ये एक बात मैंने आपको समझाई थी, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण। दूसरा और चौथे जो वर्ण होते हैं सभी महाप्राण होते हैं, जिनकी संख्या कल मैंने 10 पढ़ाई थी, जाकर देख लेना इस परसी व्यंजन में, ठीक है। तो मेरे बच्चों इसने हमसे महाप्राण पूछा है, तो हमें दूसरा और चौथा वर्ण पर ध्यान देना है। 1, 3, 5 को काट दीजिए, ये बेटा अल्प प्राण होते हैं। ये क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 1, 3, 5 संख्या जो है आपकी अल्प प्राण है, 1, 3 और 5, ठीक है, वेरी गुड। अब बच्चों बात की गई है थे को तो पहले ही अलग हटा दो, वे को भी अलग हटा दो, या तो बेटा झे या छे। तो आंसर आपको पता है 6 दूसरे नंबर पर ही है। तो बेटा दूसरे नंबर का वर्ण जो होता है चे, छे, ये ही महाप्राण है और झे महाप्राण है। लेकिन मेरे बच्चों अब एक बात यहां तक तो स्पष्ट हो गई, लेकिन अब सघोष वाली बात पर चलते हैं। सघोष वाली बात, तो बेटा ये पहले 2 जो वर्ण होते हैं ये हमारे अघोष होते हैं, अघोष। बाद के तीनों मेरे बच्चों शघोष होते हैं। तो अब हम भैया 6 को भी काट देंगे, तो फिर तो हमारा आंसर सी वाला निकलेगा, क्योंकि घोष वाली शर्त भी तो लगानी है। सारी शर्तों पर ध्यान दीजिए, विशाल गलत कर दिया आपने, केवल तालव्य और महाप्राण पर तो ध्यान दिया, लेकिन आपने सघोष पर ध्यान नहीं दिया। बाद के तीनों तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सघोष होते हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सघोष होते हैं, और बेटा पहला और दूसरा ये अघोष होते हैं। इस बात को भी तो लॉक करो। अब इनके नीचे वाले वर्ण सघोष हैं, इनके नीचे वाले वर्ण अघोष हैं, इस बात पर भी तो ध्यान दो। संयुक्त व्यंजन और संयुक्त ध्वनि एक ही है क्या? अरे बेटा उत्कर्ष, व्यंजन वर्ण जो होता है, ध्वनि तो एक आवाज होती है यार, ध्वनि तो एक आवाज है बेटा। सी वाला क्वेश्चन लॉक करिए, जय झंडा, ठीक है, समझ गए? याद रखना अब कौन सा वर्ण पंचमा अक्षर है। और आपको पता है पंचमा अक्षर यदि हम ऊपर से लिखते हैं तो बेटा अंगा होता है, अय्या होता है, अणय होता है ना, न होता है और मैं होता है। ये हमारे पंचमा अक्षर होते हैं 5। पंचमा अक्षर हमारे 5 होते हैं, ठीक है। सघोष क्या है बेटा? आदित्य कुमार, इसका मतलब क्लास में नहीं थे। सघोष ध्वनियां वे होती हैं जिन्हें बोलते समय कंपन होता है ना, और जिनमें कंपन नहीं होता वो अघोष होती हैं। तो मेरे बच्चों देखो, शय भी नहीं है, गे भी नहीं है, दे भी नहीं है, मैं हो जाएगा आपका ये वाला पंचमा अक्षर। ये 5 होते हैं संख्या इनकी। कभी इनकी संख्या पूछी जाए तो बेटा आपको ये भी याद रखना है, पंचमा अक्षर जो है उनकी संख्या 5 होती है, ठीक है भाई, वेरी गुड, याद रखोगे मेरे बच्चे राहुल कुमार। चलिए, श का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है जो से ध्वनि होती है? श, शलगम, है ना, ठीक है बेटा। देखो इससे तो शलगम बनता है, शलगम, श से एक श होता है बेटा, और क्रम भी ऐसी होता है, ये बड़ा ये छोटा फिर सबसे छोटा, ये होता है बेटा षटकोण, षटकोण।
और ये होता है बेटा आपका सावन। ठीक है, क्लियर है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सबसे बड़ा, ये उससे छोटा, ये सबसे छोटा। तो आपसे पूछा है श, तो मेरे बेटे ये आपको मैंने कल बताया था तालु से, ये बताया था मैंने आपको मूर्धा से, ये बताया था बेटा मैंने आपको दंत से। तो आपने ध्यान क्यों नहीं रखा बताइए? ऑप्शन नंबर डी वाला आपने ध्यान क्यों नहीं रखा? रखना चाहिए था ना, रखना चाहिए था ना, गलत बात है ना। अंतस्थ और ऊष्मीय वर्ण कितने हैं? अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं मेरे बच्चों? अमन नागर बेटा आप हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी एक चीज पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है दोनों पढ़नी है। या तो हिंदी पढ़ो या इंग्लिश पढ़ो, पेपर आपको एक ही भाषा में देना है। तो मेरे बच्चों अंतस्थ व्यंजन होते हैं ये, रे, ले, वे, ये तो हो गया अंतस्थ। ऊष्म व्यंजन होते हैं शे, से और है। ठीक है, ये होते हैं हमारे अघोष, सॉरी सघोष। ये मैं आपको पहले बताकर आया था, अब भी बता रहा हूं। सघोष के साथ अल्प प्राण लगाएंगे और मेरे बेटे अघोष के साथ महाप्राण लगाएंगे, अघोष के साथ महाप्राण। लेकिन मेरे बच्चों है जो होता है इसे आप सघोष महाप्राण याद रखना, क्योंकि है जो होता है ये सघोष होता है और महाप्राण होता है। ठीक है ना? तो मेरे बच्चों संख्या 4 और 4 कितनी हो गई? ये हो गई आपकी 8। ठीक है, वेरी गुड, कर दोगे ना? 4 दूनी 8 यार, सीधी सी बात है, इतना तो गणित जानते हो आप लोग। हिंदी वर्णमाला के अनुसार पंचमा अक्षरों की संख्या कितनी है? अभी पीछे बताकर आया था मेरे बच्चे, बोलो बेटा। एमडी तबरे किससे ज्यादा तो एक या 2 क्वेश्चन मिलता है, एक क्वेश्चन मान लीजिए। 4 5 6 3 बताइए हिंदी वर्णमाला के अनुसार पंचमा अक्षरों की संख्या। और बेटा कल आपको वर्ण विच्छेद की क्लास कराऊंगा, कल जो मेरी क्लास होगी ना वो वर्ण विच्छेद की कराऊंगा बेटा। वर्ण विच्छेद कैसे किया जाता है, वर्ण विच्छेद, जैसे आपका नाम है, आप अपने नाम का एक एक वर्ण तोड़कर अलग कैसे करेंगे, क्योंकि संधि में बहुत ज्यादा काम आएगा। तो मेरे बेटे मैंने अभी बताया था जी 5 होती है, 5 बताया था ना, 5 बताया था ना बेटा, इस तरह से याद रखिएगा। ये है 5, लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। श का उच्चारण स्थान बता दो बेटा। अभी मैं बताकर आया था षटकोण, पेट चिरा से जो होता है, अभी बताकर आया था, आपको यदि याद रखा होगा। किस किस बच्चे ने मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखा था? जिसने ध्यान नहीं रखा वो गलत बात है। मूर्धा या मूर्धन्य है ना, मूर्धन्य ही ध्यान रखिए, मूर्धा। सी वाला आंसर लॉक करिए। मेरे से पहले आंसर आपका आना चाहिए, समझे आप लोग? क्योंकि आप मेरे आंसर का इंतजार करते हैं, जबकि आपको आंसर मुझसे पहले देना चाहिए, है ना? क्योंकि बेटा पेपर में आपको जाकर आंसर लगाना है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। यदि मेरे अंदर कोई ऐसी शक्ति होती ना, यदि ऐसी शक्ति होती कि मैं किसी को ना दिखता और आपके पास जा सकता होता तो मैं फिर चला जाता। अब तो ऐसी कोई शक्ति है नहीं मेरे पास। ले और शे का उच्चारण स्थान, और बेटा मैंने बताया था ने, विशाल बच्चा पूछ रहा था एक बार, ने, रे, ले और शे जो होते हैं ना, ये बेटा हमारे वर्तस्य वर्ण है, वर्तस्य। याद रखना इन बातों को, ठीक है ना? तो मेरे बच्चों ले और शे की बात पूछी गई है, तो ये आंसर हमारा बी वाला होता है, बी वाला, दंत्य वर्ण। ओके, वेरी गुड, समझ गए मेरे बच्चों? निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? पार्श्विक कल मैंने पढ़ाया था आपको। पार्श्विक ध्वनि वह होती है हमारे गाल और हमारा जो जबड़ा है उसके बीच की जगह जो होती है वहां से वह आवाज निकलती है, पार्श्विक। बोलो बेटा पार्श्विक ध्वनि है कौन सी मेरे बच्चे? तो बेटा रे को तो कभी मत बताना क्योंकि यह रे आ रहा है ना? लेकिन आपको बेटा ले बताने में पीछे हटना भी नहीं है, ले बताने में पीछे भी मत हटना, ले को तो झट लगा देना आंख बंद करते। ये तो पंचमा अक्षर है, ये बेटा हमारा तालव्य वर्ण है, ठीक है? चलो, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन
व्यंजनों की संख्या कितनी है बेटा बताओ। वर्णमाला में स्पर्शी व्यंजन जो है उनकी संख्या कितनी है मेरे प्यारे साथियों, एक बार सभी मेरे दोस्त बताइए बेटा। चलो जल्दी से बताएंगे आप लोग, क्योंकि ये 5 वर्गों में विभाजित होती है। कितने वर्गों में? 5 वर्गों में विभाजित है। ठीक है बेटा, तो जल्दी से मुझे बता दो। जिधर कहोगे उधर से लिख दूंगा, लेकिन बस आप याद रखना पेपर में, जिस दिशा में मोड़ोगे उस दिशा में मुड़ जाऊंगा तुम्हारे साथ, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना है आंसर देने में। आंसर देने में कभी चूक मत करना मेरे बच्चों। 5 वर्गों में विभाजित होती है, एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, तो 5 की गुणा 5 में आप करते हैं तो आंसर आपका 25 ही तो आता है मेरे भाई। आंसर आपका 25 ही तो आएगा। ओके, और कुल वर्ण बेटा आप 33 नहीं, एक विशिष्ट वर्ण को भी जोड़ देना। कुल वर्णों की संख्या आपसे पूछी जाए तो मेरे बच्चों इस बात को ध्यान रखना बेटा, इस बात को ध्यान रखना, कुल 34 बताना। ओके मेरे बच्चे, कुल व्यंजन पूछे जाए तो, है ना, और कुल वर्ण पूछा जाए तो बेटा 52 मत बताना, आप 53 बताना, वर्ष 2025 के अनुसार, 24 के अनुसार, है ना। अब कुल वर्ण आपसे पूछा जाए, कुल वर्ण, तो मेरे बच्चे आपका आंसर 53 आना चाहिए, है ना। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोगवाह वर्ण हैं? तो मेरे बच्चों अयोगवाह वर्ण तो वो होते हैं जो अयोग्य है, अंगा और अहा। तो आंसर आपका सिर्फ 2 ही तो आएगा, 2 ही तो आएगा बेटा। रविंद्र पाल 20 वाले नंबर में क्या दिक्कत है? बोलो, 20 नंबर में आखिर क्या सांप घुस गया? क्या किंग कोबरा बैठ गया 20 नंबर सांप क्वेश्चन में? बोलो, क्या 20 नंबर क्वेश्चन को कोई शेर उठाकर ले गया? नहीं, अभी बताऊंगा, रुक जाओ। इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि का वर्ण ध्वनि नहीं है? बताओ। दंतोष्ठ्य ध्वनि होती है, दंतरोष्ठ से बोली जाती है। कंठ ध्वनि होती है, होती है। मूर्धा ध्वनि होती है, होती है। लेकिन गिरीवा, गिरीवा बोलते गर्दन को, तो गर्दन की ध्वनि तो कोई नहीं होती यार। कंठीय तो होती है, गर्दन की नहीं बोलते किसी को भी। तो आंसर ए वाला गलत किया जाता है। आंसर ए वाला गलत किया जाता है कि आंसर ए ही ध्वनि नहीं है, बाकी तो है ना बच्चा। वेरी गुड। कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण क्या होता है? क्योंकि इसमें 6 आता है पीछे, और मैंने एक बात आपको समझाई थी। क्या समझाई थी? इनमें तो बेटा कोई सा भी गलत, इनमें अच्छा। आंसर बेटा डी होगा, लेकिन डी के जगह यहां पर शाह बनेगा। शाह, छा नहीं शाह। तो आप जानते हैं, क्योंकि बेटा के का मेल जब कै से होता है आधे कै से, और इसका मेल किससे होता है? से से होता है। और फिर इसमें भी हलंत लगा दूं तो पीछे आ की आवाज निकल आती है। यही तो वर्ण विच्छेद है। लेकिन जब इसमें भी प्लस लगाऊंगा तो यहां से भी मेरे बेटे, यहां से भी मेरे बेटे क्या निकलेगी? हलंत लगाकर ए की आवाज बाहर आएगी, और इस प्रकार मेरा शब्द कक्षा हो जाएगा। कक्षा, छा नहीं होता। छह तो के और शे के योग से बनता है, लेकिन कक्षा, कक्षा। ठीक है, तो बच्चा ऑप्शन नंबर डी वाला लॉक कर दीजिए। कल की क्लास याद रखेंगे सब लोग, वर्ण विच्छेद, है ना, और सबसे अपने अपने नाम का वर्ण विच्छेद कराऊंगा, टेंशन मत लेना। चलो बेटा, अंतिम क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। रे का विवरण बताइए। रे जो होता है वर्तस्य वर्ण है, ये तो सारे सभी में दिया हुआ है। तो रे स्पर्शीय होता है, ये तो बिल्कुल गलत है। संघर्षी होता है, बिल्कुल गलत है। पार्श्विक रे नहीं होता, ले होता है। तो आंसर तो ए वाला ही बच गया। लुंठित मतलब लुढ़कता हुआ बाहर आता है ना। तो मेरे प्यारे बच्चे, ऑप्शन बेटा ए वाला आपका बिल्कुल राइट होता है। वर्तस्य होता है, लुंठित होता है, सैघोष होता है, अल्प प्राण होता है। क्योंकि ये रे लेवे पढ़कर दिखाए थे मैंने आपको, तो उसमें ये रे लेवे को मैंने सैघोष बताया था, शे को मैंने एघोष बताया है, आपसे विलोम रूपी याद रखने के लिए। अब याद तो करना पड़ेगा बच्चा। नौकरी बेटा ऐसी खीर तो है नहीं थाली में एकदम मिल जाएगी, है ना भाई। उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी मेरे दोस्त, तो मेहनत तो बनती है बेटा करना। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर, ये गृह कार्य प्रश्न है, इसका आंसर मुझे हर बच्चा कल क्लास में आने से पहले देगा, है ना। तुम लोगों को देखो, मेरी कसम है, सबको आंसर देना है कल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए बेटा। रविंद्र पाल एक बच्चा है हमारा,
वो प्यारा बच्चा क्वेश्चन नंबर 20 से परेशान था, तो उसके दिल के टुकड़े ना करते हुए उसको समझाइए। बेटा देखिए क्वेश्चन कह रहा है तालव्य वर्ण होना चाहिए। तालव्य वर्ण होना चाहिए, तालव्य का मतलब है तालु से बोले जाने वाला। अब तालु से बोले जाने वाले वर्ण हमारे च, छ, ज, झ और अय्या है। फिर उसने दूसरी शर्त कही है कि वो महाप्राण होना चाहिए। महाप्राण होंगे तो च को भी हटा दीजिए और मेरे बच्चों तीसरे वर्ण को भी हटा दीजिए और बेटा पांचवे को भी हटा दीजिए। दूसरा और चौथा वर्ण हमारे महाप्राण होते हैं। तो मेरे बच्चे दूसरा और चौथा वर्ण है ना। अब एक बात इसने फिर यहां तक स्पष्ट होगी, फिर इसने घोष कहा है तो बेटा च, छ पहला दूसरा ये होते हैं दोनों अघोष है ना, लेकिन तीसरा चौथा पांचवा ये वर्ण होते हैं हमारे शघोष। तो मेरे लाडले जय ही तो वर्ण शघोष बचा इसके अनुसार। और हमें तीनों शर्त लागू करनी थी। अब तीनों शर्तों को हमने जब लागू किया तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे बाबू, ऑप्शन नंबर ये झूम ये हटा देना। इसके नीचे हलंत लगा हुआ है ना, हलंत लगा हुआ था बेटा, ये हलंत है ना। तो बेटा झ ही तो ध्वनि है जो सघोष है, तालव्य है और महाप्राण है। तीनों शर्तों को लागू करना है। तो मेरे दोस्त रविंद्र इतनी सी बात है। इसके लिए मैंने कल वाली क्लास में सारे वर्णों को बताया था, कौन से सघोष कौन से अघोष। अब आपको ये तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ओके, बाय बाय, टेक केयर बेटा। कल मिलेंगे वर्ण विच्छेद की क्लास के साथ। तब तक सभी मेरे प्यारे बच्चों को नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद।